तो आज हम डिजाइन और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चल रहे हैं। इंटीरियर डिजाइन एक ऐसी जगह जहां कला और रचनात्मकता का संगम होता है ना? और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने से यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हाँ, और ये एक ऐसा बदलाव है जिसके बारे में बहुत बातें हो रही हैं। कुछ लोग इसे एक क्रांति की तरह देख रहे हैं, तो कुछ को डर भी है। डर कि कहीं ये डिजाइनरों की नौकरी ना खत्म कर दे। तो आज की बातचीत में इसी धुंध को हटाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास दो बहुत ही कह सकते हैं अलग और कमाल के नजरिए हैं। एक तरफ है जेना गैस्क, एक ई डिजाइनर जो अकेले ही अपना स्टूडियो चलाती हैं और वो एआई को अपने रोजमर्रा के काम का हिस्सा बना चुकी हैं। और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर फर्म है वॉकऑन। वहां के टेक्नोलॉजी डायरेक्टर ब्रैंडन डॉर्सी वो पूरे संगठन के लिए एआई की रणनीति बना रहे हैं। ये बहुत बढ़िया कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ एक उद्यमी की फुर्ती और प्रयोग करने की आजादी, और दूसरी तरफ एक बड़ी कंपनी की सोची समझी एक व्यवस्थित रणनीति। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि जमीन पर असल में हो क्या रहा है। तो चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं कि एआई डिजाइनर के काम को असल में कैसे बदल रहा है। ये सिर्फ भविष्य की कोई कल्पना नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। ये कौन से टूल्स हैं, इनसे क्या फायदे हो रहे हैं, और सबसे जरूरी, इसे अपनाने में क्या सोचना पड़ रहा है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। चलिए कहानी शुरू करते हैं जेना गास्क से। उनकी कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उनकी डिजाइन में दिलचस्पी किसी आर्ट स्कूल से नहीं आई। वो बचपन में द सिम्स गेम खेलती थीं, वहां से शुरू हुई। वो घंटों वर्चुअल घर बनाती थीं, उन्हें सजाती थीं। अरे वाह, ये तो बहुत से लोगों के बचपन की याद है। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि वो हाथ से स्केच बनाने में अच्छी नहीं थी, और अक्सर लोग यही मानते हैं कि एक अच्छा डिजाइनर होने के लिए स्केचिंग तो बहुत जरूरी है। यहीं पर कहानी में मोड़ आता है। अपनी इसी कह सकते हैं कमी को उन्होंने अपनी ताकत बनाया। हाथ से स्केच न कर पाने की वजह से उनका झुकाव शुरू से ही टेक्नोलॉजी की तरफ रहा, और जब उन्होंने वर्चुअल डिजाइन का काम शुरू किया तो ये बहुत अकेलापन भरा था। उस दौर में लोग इसे असली डिजाइन ही नहीं मानते थे। मैं समझ सकती हूँ, उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा होगा अपनी जगह बनाने के लिए, और शायद इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने 2018 में वो ई डिजाइन ट्राइब नाम की फेसबुक कम्युनिटी बनाई थी, है ना? हाँ, और ये एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। कोविड महामारी आने से पहले ही उनकी कम्युनिटी में 5000 से ज्यादा डिजाइनर जुड़ चुके थे। वो सब वर्चुअल काम करने के लिए पहले से तैयार थे। उन्होंने एक तरह से भविष्य को पहले ही भांप लिया था। और अब उनके लिए एआई अगला बड़ा कदम है। वो कहती हैं कि एआई का आना उतना ही बड़ा बदलाव है जितना कि गूगल का आना था। गूगल जितना बड़ा बदलाव, ये तो बहुत बड़ा दावा है। ये सिर्फ एक नया टूल नहीं, बल्कि काम करने का पूरा तरीका बदलने वाली चीज है। उनके हिसाब से बिल्कुल। वो कहती हैं कि जैसे आज हम गूगल के बिना काम करने की सोच भी नहीं सकते, वैसे ही कुछ सालों में एआई के बिना डिजाइन का काम सोचना मुश्किल होगा। पर उनका नजरिया बहुत साफ है। एआई हमारी जगह लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमारी रचनात्मकता को बढ़ाने और उन उबाऊ कामों को खत्म करने के लिए है जिनमें हमारा बहुत समय बर्बाद होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है, लेकिन अगर आज कोई डिजाइनर है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्या कोई ऐसे टूल्स हैं जिन्हें आज ही डाउनलोड करके इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है? हाँ, और जिना ने 3 मुख्य श्रेणियों के बारे में बताया है जो आज सबसे ज्यादा असर डाल रही हैं। पहला है जेनरेटिव एआई। ये वो जादुई टूल्स हैं जो आपके लिखे हुए शब्दों से तस्वीरें बना देते हैं, जैसे मिड जर्नी या विजुअल इलेक्ट्रिक। अच्छा, तो मैं उसे बस लिख कर बताऊं कि मुझे एक मॉडर्न लिविंग रूम चाहिए जिसमें नीले रंग का वेलवेट सोफा हो और दीवार पर एक बड़ी सी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग हो, और वो मुझे उसकी तस्वीर बनाकर दे देगा। बिल्कुल, और सिर्फ एक नहीं बल्कि कई विकल्प बनाकर दे देगा कुछ ही सेकंड्स में। सोचिए, जहां पहले डिजाइनर प्रेरणा के लिए पिंटरेस्ट पर घंटों बिताते थे, अब वही काम शायद 90 सेकंड में हो सकता है। ये शुरुआती आइडिया जनरेट करने की प्रक्रिया को जबरदस्त तेजी देता है। ये तो सच में गेम चेंजर है। दूसरा टूल कौन सा? दूसरा है चैट जीपीटी, जिसे कई लोग जानते हैं, लेकिन डिजाइनर इसे एक बेहतरीन बिजनेस असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो प्रो वर्जन है, लगभग $20 प्रति माह का, वो कमाल का है।
आप उसे अपने ब्रांड के स्टाइल और भाषा सिखा सकते हैं और फिर उसे न्यूज़लेटर, क्लाइंट्स के लिए ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, यहाँ तक कि ब्लॉग पोस्ट भी लिखवा सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसमें खतरा नहीं है? अगर हर डिजाइनर अपने ब्लॉग और ईमेल एआई से लिखवाने लगेगा, तो क्या सबकी आवाज एक जैसी थोड़ी बेजान और कॉर्पोरेट नहीं लगने लगेगी? वो व्यक्तिगत स्पर्श कहाँ रहेगा? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि एआई आपका पहला ड्राफ्ट लिख सकता है, लेकिन फाइनल टच, अपनी पर्सनैलिटी डालना, वो आपका काम है। ये आपको एक खाली पन्ने से शुरू करने की मुसीबत से बचाता है। वो 80% काम कर देता है, बाकी का 20% आपकी रचनात्मकता और अनुभव है, और इससे घंटों की बचत होती है। ठीक है, समझ गई। और तीसरा टूल? तीसरा है एआई नोट टेकर, जैसे फैदम या प्लॉट डिवाइस। ये क्लाइंट मीटिंग्स के दौरान मतलब जादू की तरह काम करते हैं। ये पूरी मीटिंग को रिकॉर्ड और ट्रांसक्राइब कर देते हैं, यानी पूरी बातचीत को टेक्स्ट में बदल देते हैं और उसका एक सारांश भी बना देते हैं। इसका मतलब है कि मीटिंग के दौरान नोट्स लेने की चिंता खत्म। आप पूरी तरह से क्लाइंट की बात पर ध्यान दे सकते हैं। ठीक यही, और इससे भी आगे आप उस ट्रांसक्रिप्ट को चैट जीपीटी में डालकर पूछ सकते हैं कि इस बातचीत में क्लाइंट ने कैबिनेट के बारे में क्या क्या पसंद किया, और वो आपको सारे जरूरी पॉइंट्स निकाल कर दे देगा। जेना कहती हैं कि इस तरीके से वो सिर्फ 5 मिनट में एक पूरा प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार कर लेती हैं। कमाल है। ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि जो डिजाइनर इन टूल्स को नहीं अपनाएगा, वो शायद इस दौड़ में बहुत पीछे रह जाएगा। और यहीं पे वो जरूरी बात आती है जो एक एआई वैज्ञानिक ने कही थी, डिजाइनरों की जगह एआई नहीं लेगा, बल्कि उनकी जगह वो डिजाइनर लेंगे जो एआई का इस्तेमाल करते हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर है कि आप इन टूल्स का इस्तेमाल अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैसे करते हैं। इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण है जहां जेना ने खुद इसका इस्तेमाल किया हो? एक बहुत बढ़िया उदाहरण उनके अपने ऑफिस का है। उन्हें अपनी डेस्क के पीछे की दीवार के लिए एक डिजाइन बनाना था, तो उन्होंने मिड जर्नी में जाकर उसे निर्देश दिए और सिर्फ ये नहीं बताया कि मुझे एक सुंदर डिजाइन चाहिए, बल्कि उन्होंने उसे शर्विन विलियम्स पेंट के असली हेक्स कोड दिए, यानी वो डिजिटल कोड जो हर रंग की सटीक पहचान होते हैं, और कई तरह के डिजाइन बनाने को कहा। और नतीजा क्या रहा? क्या उन्होंने एआई के बनाए किसी डिजाइन को हूबहू कॉपी कर लिया? नहीं, और यही सबसे दिलचस्प बात है। एआई ने उन्हें कई विकल्प दिए, लेकिन उन्हें कोई भी 100% पसंद नहीं आया। लेकिन उन सभी डिजाइनों से प्रेरणा लेकर, कुछ तत्वों को मिलाकर, उन्होंने अपना एक बिल्कुल नया और अनूठा डिजाइन बनाया, और वो एआई के किसी भी सुझाव से बेहतर था। ये इंसान और मशीन के बीच की साझेदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। एआई एक सहयोगी है, मालिक नहीं। जेना का उदाहरण तो कमाल का है, लेकिन यह एक अकेले काम करने वाले इंसान की कहानी है। मेरे मन में सवाल उठता है कि एक बड़ी कंपनी जहां सैकड़ों डिजाइनर हों और क्लाइंट का करोड़ों का डेटा हो, वो इस टेक्नोलॉजी को कैसे अपना सकती है? वहां तो जोखिम बहुत ज्यादा है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। वोकन नाम की एक बड़ी आर्किटेक्चर फर्म और उनके टेक्नोलॉजी डायरेक्टर ब्रैंडन डॉर्सी का नजरिया। वो बताते हैं कि डिजाइन टेक्नोलॉजी का विकास हाथ की ड्राइंग से कैड फिर बिम तक पहुंचा है, लेकिन एआई इस विकास में एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक रॉकेट की तरह का उछाल है। तो एक बड़ी फर्म ने इस रॉकेट पर सवारी करने की तैयारी कैसे की? वे सीधे सीधे अपने सभी डिजाइनरों को मिडजर्नी का सब्सक्रिप्शन तो नहीं दे सकते थे, है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इसे बहुत व्यवस्थित तरीके से अपनाया। सबसे पहले उन्होंने एक एआई टास्क फोर्स बनाई, और इस टास्क फोर्स में सिर्फ डिजाइनर नहीं थे। अच्छा, तो और कौन था? उसमें फाइनेंस, एचआर और मार्केटिंग के लोग भी शामिल थे। ये दिलचस्प है। एचआर और फाइनेंस का एआई से क्या लेना देना? बहुत कुछ। फाइनेंस को यह देखना था कि इन टूल्स में निवेश करने से फायदे का सौदा है या नहीं। एचआर को यह समझना था कि भविष्य में किस तरह के स्किल्स वाले लोगों की जरूरत होगी, मौजूदा कर्मचारियों को कैसे ट्रेनिंग दी जाए। और मार्केटिंग को यह जानना था कि वो क्लाइंट्स को एआई के इस्तेमाल के बारे में कैसे बता सकते हैं। उनका मकसद एआई को सिर्फ एक डिजाइन टूल के तौर पर नहीं, बल्कि पूरे बिजनेस के नजरिए से समझना था। ये तो बहुत दूर की सोच है। तो क्या वे भी उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके बारे में जेना ने बताया? हाँ, और उससे भी ज्यादा। डॉर्सी इस बात पर जोर देते हैं कि एआई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की हकीकत है। ये पहले से ही उन सॉफ्टवेयर्स में मौजूद हैं जिन्हें डिजाइनर रोज इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोटोशॉप का जेनरेटिव फिल फीचर। अगर आपको किसी तस्वीर में से कोई चीज हटानी है या आसमान बदलना है, तो जो काम पहले घंटों का होता था, वो अब कुछ सेकंड में हो जाता है। लेकिन इतनी शक्ति के साथ बड़े जोखिम भी आते होंगे।
जैसे कॉपीराइट का मुद्दा या किसी क्लाइंट की गोपनीय जानकारी का लीक हो जाना, ये एक वाइल्ड वेस्ट की तरह है जहां नियम अभी बन रहे हैं। बिल्कुल। और इसी वाइल्ड वेस्ट को नियंत्रित करने के लिए वोकॉन ने एक एआई गवर्नेंस पॉलिसी बनाई है। ये एक तरह की नियम पुस्तिका है जो कर्मचारियों को साफ-साफ बताती है कि एआई का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ बिल्कुल नहीं करना, और क्लाइंट्स को इसके बारे में कैसे और कब बताना है। इस पॉलिसी में किस तरह के नियम हैं? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? सबसे बड़ा और सख्त नियम यह है कि किसी भी क्लाइंट की कोई भी गोपनीय जानकारी, जैसे उनके घर का नक्शा या कोई निजी तस्वीर, किसी भी पब्लिक एआई मॉडल में नहीं डाली जाएगी। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। वे क्लाइंट्स को बताते हैं कि वे उनके प्रोजेक्ट के किस हिस्से में प्रेरणा लेने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जेना जैसे इंडिपेंडेंट डिजाइनर्स इस मामले में क्या करते हैं? उनके पास तो पॉलिसी बनाने के लिए पूरी टीम नहीं होती। उनका तरीका अलग है, पर उतना ही जिम्मेदार है। वो एडोबी फायरफ्लाई जैसे सुरक्षित माने जाने वाले टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, जिन्हें सिर्फ एडोबी के अपने लाइसेंस वाले स्टॉक इमेज पर ट्रेन किया गया है। इससे कॉपीराइट उल्लंघन का खतरा बहुत कम हो जाता है। साथ ही उनका एक निजी नियम है कि वो प्रेरणा के लिए कभी किसी दूसरे जीवित डिजाइनर का काम एआई में इनपुट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये व्यक्तिगत स्तर पर नैतिकता को बनाए रखने का एक बढ़िया तरीका है। ये सब सुनकर एक बात तो साफ है, इस नई दुनिया में सफल होने के लिए सिर्फ डिजाइन की समझ काफी नहीं होगी, एक नई स्किल की जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, और उस स्किल है प्रॉम्प्टिंग, यानी एआई को सही और सटीक निर्देश देने की कला। ब्रैंडन डॉर्सी इसकी तुलना एक जूनियर डिजाइनर को काम समझाने से करते हैं। अगर आप उसे अस्पष्ट निर्देश देंगे तो नतीजा भी वैसा ही मिलेगा। एआई उतना ही अच्छा काम करेगा जितना अच्छा आप उसे समझा पाएंगे। मतलब डिजाइनर को अब एक अच्छा लेखक और कम्युनिकेटर भी बनना पड़ेगा। पहले से कहीं ज्यादा। आपको अपनी भाषा में बहुत सटीक होना पड़ेगा। आपको एआई को ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि आपको लकड़ी पर होन फिनिश चाहिए या मैट फिनिश। आपको रंगों, टेक्सचर और मटेरियल की गहरी समझ होनी चाहिए ताकि आप उसे शब्दों में बयां कर सकें। एआई आपकी डिजाइन की जानकारी को कम नहीं कर रहा, बल्कि वो आपसे उस जानकारी को एक नए तरीके से पेश करने की मांग कर रहा है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो जो लोग इस बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए कोई संसाधन है? हाँ, दोनों ने कुछ बेहतरीन संसाधनों के बारे में बताया है। जेना घास का अपना एक प्लेटफॉर्म है, एआई फॉर इंटीरियर डिजाइनर्स, जहां वो कोर्स और वर्कशॉप चलाती हैं, और ब्रैंडन डॉर्सी ने AECAI.com वेबसाइट का सुझाव दिया है। AEC का मतलब है आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन। इस वेबसाइट पर इस इंडस्ट्री के लिए बने एआई टूल्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट और उनके रिव्यूज मिलते हैं। बढ़िया। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या है? आज से 5 साल बाद ये दुनिया कैसी दिखेगी? ब्रैंडन का मानना है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़े हैं। वो कहते हैं कि हम एआई एजेंट्स का दौर देखेंगे। ये हमारे पर्सनल असिस्टेंट की तरह होंगे। कल्पना कीजिए कि आपका अपना एक एआई असिस्टेंट है जो आपके लिए क्लाइंट की पसंद के हिसाब से रिसर्च करता है, मीटिंग शेड्यूल करता है, शुरुआती डिजाइन के ड्राफ्ट तैयार करता है और सप्लायर से बात भी करता है। ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग रहा है। और वो कहते हैं कि ये अकेला नहीं आएगा। इसके साथ रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी टेक्नोलॉजी भी जुड़ेंगी। ये सब मिलकर हमारे काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। ये डिजाइनरों को उबाऊ कामों से आजाद करके उन्हें और भी ज्यादा रचनात्मक और रणनीतिक काम करने का मौका देगा। तो आज की चर्चा का सार ये है कि एआई कोई भूत नहीं है जिससे डरने की जरूरत है। ये एक बेहद शक्तिशाली असिस्टेंट है। ये हमारे उबाऊ कामों को संभालता है, हमारी रचनात्मक प्रक्रिया को रॉकेट की रफ्तार देता है और संभावनाओं के नए दरवाजे खोलता है। बिल्कुल, ये इंसानी रचनात्मकता की जगह नहीं ले रहा, बल्कि उसे एक नया कैनवास और नए रंग दे रहा है। मुख्य बात इससे डरना नहीं, बल्कि इसे प्रभावी और जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखना है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ देते हैं। जरूर। आज हमने देखा कि एआई को अपनी बात समझाने की कला यानी प्रॉम्प्टिंग कितनी जरूरी हो गई है। जैसे जैसे ये उपकरण हमारे काम में और गहरे उतरेंगे, क्या भविष्य के सबसे सफल डिजाइनर केवल अच्छे विजुअल थिंकर ही नहीं, बल्कि महान लेखक और कम्युनिकेटर भी होंगे? डिजाइन की शिक्षा पर इसका क्या असर पड़ेगा अगर एक विजन को शब्दों में बयां करने की क्षमता उसे कागज पर उतारने जितनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी हो जाए?